अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे पैटर्न ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ माइक्रोबायोलॉजी में, और इसमें हम स्टडी करेंगे रिजर्वियर्स ऑफ पैथोजेंस। अब रिजर्वियर्स ऑफ पैथोजेंस का क्या मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इन्फेक्शियस पैथोजेंस जब बॉडी के अंदर एंटर हों और वहाँ आके क्या करें, भरना शुरू कर दें, मतलब तादाद में ज़्यादा हो जाएं। और इन इन्फेक्शियस डिजीज़ या इन्फेक्शियस पैथोजेंस का हमारी बॉडी के उस पार्ट में जाना ज़रूरी है जहाँ पे इन्होंने इन्फेक्शन या डिज़ीज़ कोज करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़ से प्रॉब्लम पैथोजेंस हैं, रिलेटेड पैथोजेंस है, तो क्या करेंगे, इन पैथोजेंस का कहाँ जाना ज़रूरी है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाना ज़रूरी है। तो रिजर्वियर्स ऑफ पैथोजेंस का क्या मतलब है कि एक स्पेसिफिक प्लेस में जहाँ पे जिसके लिए वो पैथोजेंस बने हैं या जिस डिजीज़ को उन्होंने कोज करना है वहाँ तक उनका पहुँचना ज़रूरी है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है फैलना। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्ट तरीके से भी फैल सकते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से भी फैल सकते हैं। कैसे? अब देखें ना, डायरेक्ट कैसे फैल सकते हैं। डायरेक्ट मीन मुझे स्नीजिंग है या कफ है, तो मैं किसी के ऊपर छींकूंगी या खांसूंगी तो जो मेरे माइक्रोब्स हैं तो वो, या फिर जो मेरे ड्रॉपलेट्स हैं वो उस पर्सन तक पहुंच जाए, ये होगा डायरेक्ट मीन मेरे से डायरेक्ट किसी और तक पहुंचे। और इनडायरेक्ट मेथड कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल, मैंने सोप यूज़ किया तो जो मेरे हाथों के ऊपर माइक्रोब थे वो सोप के ऊपर रह गए। अब वो सोप अगर कोई और यूज़ करेगा तो वो माइक्रोब उस तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें मैंने तो डायरेक्ट नहीं ना उसको माइक्रोब ट्रांसफ़र किया, इनडायरेक्ट वे। सेकंड, के टावल मैंने यूज़ किया या किसी ने मेरा जूठा पानी पी लिया, तो जो मेरे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे या मेरे वाले पैथोजेंस थे वो क्या होंगे, अब नेक्स्ट पर्सन तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। इन्वेजन का मतलब होता है दाखिल होना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारी बॉडी में दाखिल होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जो कोरोना वायरस है, जैसे कोरोना 2019 में हमने देखा, तो कोरोना का लंग्स में दाखिल होना ज़रूरी है क्योंकि वो इन्फेक्ट ही लंग को करते हैं। ठीक है, जिस्म के जिस हिस्से में उन्होंने इन्फेक्शन करना है वहाँ पे जाना उनका ज़रूरी है। उसके बाद है इंजरी टू होस्ट सेल। अब इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि होस्ट सेल की जो टिश्यू है या होस्ट के टिश्यू है या होस्ट के सेल है, इसमें इंजरी होना ज़रूरी है, मतलब इसको डैमेज पहुंचाना ज़रूरी है। वो डैमेज डायरेक्ट वे में भी हो सकता है और इनडायरेक्ट वे में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हुए हैं तो उन टॉक्सिन्स ने क्या किया, हमारी प्रोटीन में ख़राबी करना शुरू कर दिया। उस प्रोटीन की ख़राबी की वजह से जो हमें बीमारियाँ होंगी, इनको क्या कहेंगे, इंजरी टू होस्ट सेल। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, असरअंदाज होने वाले अवामिल। डिस्पोजिंग फैक्टर्स आर कंडीशन एंड एक्टिविटीज़ डेट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। ये वो वाले अवामिल हैं या ऐसी कंडीशन है जिससे क्या होता है कि एक डिज़ीज़ की डेवलपमेंट होती है। Predisposing factor makes the body more susceptible to a disease and may alter the course of a disease. अब ये जो फैक्टर है ना, ये बीमारी को ज़्यादा भी कर सकते हैं और इनका ज़्यादा असरअंदाज होता है किस पे, बीमारियाँ फैलाने में। जेंडर, अब ना जेंडर भी एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, जेंडर इज सम टाइम अ डिस्पोजिंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल, फीमेल हैव अ हाई इंसिडेंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देन मेल्स। अब कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि क्या कहते हैं, औरतों में ज़्यादा होती हैं, मतलब फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं और मेल्स में कम होती हैं। या कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ फीमेल्स में होती हैं और मेल्स में नहीं होती। अब इनमें कौन सी होती हैं? जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, मेल्स में कम होते हैं। वेयर्स मेल्स हैव अ हाई रेट्स ऑफ निमोनिया एंड मेनिंजिट्स। अब मेल्स में क्या होता है कि नमूनिया ज़्यादा होता है और मेनिंजिट्स, ठीक है, मेनिंजिट्स किसे कहते हैं, जिसमें हमारी जो लेयर्स ब्रेन को और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती हैं उन्हें मेनिंजिस कहते हैं ना। तो उनमें जो डिजीज़ पैदा होती है उनको क्या कहते हैं, मेनिंजिट्स। ठीक है, और नमूनिया सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, जेनेटिक बैकग्राउंड, ये भी एक बहुत
भरा क्या कहते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है। अदर एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक बैकग्राउंड में प्ले अ रोल एज वेल। For example, sickle cell disease is a severe life-threatening form of anemia that occur when the genes of the disease are inherited from both parents. अब सिकल सेल डिजीज़ क्या होता है कि इसमें ना क्या कहते हैं जो ऑक्सीजन है ना ये प्रोड्यूस नहीं होती, रेड सेल अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाते और ये कि सीवियर डिजीज़ है। और इसमें क्या होता है कि 2 जीन्स का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर एक सिकल सेल अनीमिया का जो डिज़ीज़ है इसने होना है तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं, टोटल 46 जीन्स होते हैं ना, 13 पेयर्स ऑफ जीन। तो क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है ना इसमें फॉर एग्जांपल एक जीन जो है ये हमारी बॉडी में 13 क्रोमोसोम पे पाया जाता है, तो दूसरे वाले का भी 13 पे ही पाया जाना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल सिकल सेल डिजीज़ का जो एक हमारे पास क्रोमोसोम है ना वो फादर से आया और दूसरा वाला मदर से आया, इन 2 का आना ज़रूरी है। अगर एक होगा तो ये डिजीज़ कोज नहीं होगी और ये बहुत सीवियर डिजीज़ है। सेकेंड, individual who carry only one sickle cell gene have a condition called sickle cell trait। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें सिर्फ एक सिकल सेल जीन हो, क्रोमोसोम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे सिकल सेल ट्रेट एंड आर नॉर्मली स्पेशली अनलेस स्पेशली टेस्टेड। और इसे ज़्यादातर टेस्ट ही नहीं किया जाता क्योंकि ये सिकल सेल डिजीज़ से कम खतरनाक है। ठीक है, इसमें हमें हेट्रोजियस जीन चाहिए होता है, लेकिन सिकल सेल डिजीज़ में हमें होमोजियस डिजीज़ चाहिए होती है, होमोजियस क्रोमोसोम्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब जो सिकल सेल ट्रेट है ना ये एक सीरियस किस्म का अलबत्ता मलेरिया ज़रूर कोज कर सकता है। अब मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ कि जो डिज़ीज़ होती है ना, जो हमने देखा होगा कि कुछ जो लोग होती हैं ना उनमें जल्दी से बीमारी हो जाती है और कुछ में जल्दी से बीमारी नहीं होती। तो ये क्यों होता है? ये भी जीन्स की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ या फिर कोई और है, मेरी फ्रेंड है, ठीक है, तो इसको मतलब मुझे भी जल्दी से बीमारी हो जाती है और मेरी फ्रेंड को जल्दी से बीमारी नहीं होती। इसमें भी जीन्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है। जीन्स बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। ठीक है, किसी के जीन्स इतने होते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो बीमारी का कॉज ही नहीं होने देते। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ लोग ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट ही नहीं हो पाते जीन्स की वजह से। क्लाइमेट एंड वेदर मतलब हमें पता चल रहा है कि हमारा मौसम कैसे है। क्लाइमेट एंड वेदर सीम्स टू हैव सम इफेक्ट्स ऑन द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेस। कि जो क्लाइमेट होते हैं ना, ये वेदर या मौसम, तो ये क्या करते हैं, ये भी कई बार ना असरअंदाज होते हैं कि ये वाली इन्फेक्शियस बीमारी होनी है या नहीं। फॉर एग्जांपल इन टेम्परेट रीजन द इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज इंक्रीजेज ड्यूरिंग द विंटर। जो सर्द इलाके होती हैं इनमें ना जो सर्दियों में ज़्यादा बीमारी होती है। कौन सी वाली? रेस्पिरेटरी। क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं वो इंडोर्स ज़्यादा हो जाती है ना इंडोर एक्टिविटीज़, क्योंकि सर्दी होती है तो बाहर ज़्यादा नहीं निकला जाता। तो जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो बहुत जल्दी या बहुत आसानी से स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। तो अदर फैक्टर्स other corresponding factors include indicate nutrition, fatigue, age, environment, habitat, lifestyle, occupation, pre-existing illness और chemotherapy and emotional disturbance। दूसरे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कौन सी हैं? इंडिकेट न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल हम अच्छी से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, फटीग या एज। हमारी एज क्या है, मतलब एज भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, जैसे कि छोटे बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादा क्या कहते हैं बीमारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम की वजह से ना। और इन्वायरमेंट, माहौल भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। देखें ना,
अगर मैं एक ऐसे माहौल में रह रही हूँ जहाँ पे कचरा है या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद है या पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। हैबिट्स, कि हमारी आदत क्या है, ठीक है। तो हम जैसे कि लाइफस्टाइल या ऑक्यूपेशन, फॉर एग्जांपल अब किसी का पेशा ही ये है कि वो कचरा वगैरह उठाता है, जैसे कि खाकरोब। तो इनका क्या होता है कि रोज़ डेली बेसिस पे ये किससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इनमें बीमारियां फैलने का खतरा ज़्यादा होगा। या प्री एग्जिस्टिंग इलनेस, जैसा कि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन में पढ़ा था कि अगर पहले से ही कोई बीमारी हो तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो जो नए आने वाले बैक्टीरियाज या नए आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी से इन्फेक्ट करेंगे। कीमोथेरेपी एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें खुद हम स्टेरॉइड प्रोवाइड करते हैं, और मेंटल या इमोशनली डिस्टर्बेंस भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो इन पैटर्न से क्या कहते हैं, डिजीज़ ज़्यादा होती है या इन्फेक्शियस डिजीज़ के फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।